बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो है हमारे पास सेशन है क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन क्यू एंड ए लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी अरसे से बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए। आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस, some in comment box, some on means WhatsApp। तो बहुत से कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने, और कुछ सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मुझसे बहुत से क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने कहा कि आज मैंने सोचा कि आज की वीडियो में इनको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए और उन्हें उनके आंसर्स दे दिए जाए। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि ये जो अभी हम सेशन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपको बहुत इंफॉर्मेशन देगा। सपोज पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे एक व्यूवर्स हैं, देखिए सब्सक्राइबर हैं अली के नाम से। उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि वो कहते हैं कि सर इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये राइट है या रॉन्ग, ये बताना है। वो लिखते हैं कि ही इज मोर MORE more wiser WISER more wiser than brave BRAVE brave। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर ये बताइए कि ये सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इनकरेक्ट। तो मेरे बच्चे सुन लीजिए, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये करेक्ट कैसे होगा सुनिएगा। ये देखिए, जब हम किसी शख्स की, ये ही जो है हमारे पास, ये कोई ना कोई शख्स है, उसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। जब एक ही शख्स की दो क्वालिटी डिफाइन की जाएंगी, जब एक शख्स की दो क्वालिटी डिफाइन की जाएगी या दो से ज्यादा, देखिए, और कंपेयर किया जाएगा एक क्वालिटी को, ये क्वालिटी नंबर 1 है Q1 क्वालिटी 1 और ये क्वालिटी नंबर 2 है। इसको जब इससे कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब ही इज मोर वाइजर देन ब्रेव, यानी वो वाइजर से ज्यादा बहादुर है। तो भाई अब देखिए यहाँ पर मोर आएगा, देखिए मोर लगाकर इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। वाइजर था तो अब ये सेंटेंस गलत है। तो सेंस समझ आ गई कि मोर वाइज देन ब्रेव, मोर वाइजर नहीं आएगा, ही इज वाइजर देन ब्रेव, अब भी सही नहीं, मोर वाइज देन ब्रेव। अब हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की मोर लगाएंगे। गेटिंग आ रही है, ये एडवर्ब की ना। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, जरा तेज तेज चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें नोट कर लिए थे ताकि आपको उसमें आंसर दे। एक भाई हमारे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया। अच्छा, ये सब्सक्राइबर नहीं है, ये व्हाट्सएप पे मुझे गाया था कि ट्रांजिटिव TRANSI ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, कहते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस बता दीजिए। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस सुन लीजिए, आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा। इसका लेक्चर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पे मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, इसी नाम से, इसी टॉपिक से, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप बोर्ड पे समझा दीजिए, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव। देखिए, मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा और आपको समझ आ जाएगी। मैं लिखता हूं कि एक सेंटेंस यहाँ पर, he PLAY, he plays CRICKET, he plays cricket in the evening, he plays cricket in the evening। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझने की कोशिश है, ठीक है। नंबर 2, he PLAYS, he plays in the evening, 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 okay। Number 3, he goes to school। ये देखिए, अब तीनों में फर्क और ये समझने की कोशिश कीजिएगा। He plays cricket। अक्सर लोग कहते हैं
कि ट्रांजिटिव वर्ब ये भी वर्ब है और ये जो प्ले है ये भी वर्ब है, या गोज जो ये भी वर्ब है। ठीक है, आपने किताबों में पढ़ा होगा, लोग ये कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, जो मैंने अपने छोटा सा एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास, है मेरा इल्म है जिसमें मैं आपसे बहस करूंगा इस वक्त, और वो उसको प्रूफ भी करके दूंगा। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो नहीं होता जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ, बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो, सिर्फ रिक्वायरमेंट यानी रिक्वायर्ड ना हो बल्कि पॉसिबल हो बगैर उसके भी। अब देखिए, जैसे अगर यहां पर इस सेंटेंस को लिया जाए कि ये कहा जाए कि ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है ना भाई। व्हाट डज ही प्ले, भाई व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, तो व्हाट डज ही प्ले, क्या खेलता है वो, क्रिकेट। तो ये जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव, टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ही प्ले, अब यहाँ लिखा है ही प्लेज इन द इवनिंग, वो भाई शाम में खेलता है, क्या खेलता है, नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं ये प्लेज जो है ना यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव, नहीं भाई, ये भी इस वक्त ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पॉसिबल, भाई क्रिकेट है, यहाँ पे टेनिस हो सकता है, TENNIS टेनिस, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट पॉसिबल है यहाँ पर, ये जो है ये ऑब्जेक्ट पॉसिबल है भाई डियर। लेकिन यहां देखिए ही गोज टू स्कूल, भाई टू स्कूल व्हाट का आंसर नहीं दे रहा, वेयर का आंसर है, तो वेयर का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैंने बताया था आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो ऑब्जेक्ट होता है OBJECT, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो चीजों को आंसर देता है, या तो वो आपको व्हाट का आंसर देगा या फिर वो WHOM होम का आंसर देगा। तो यहाँ भाई ना वर्ड का आंसर है ना होम का, तो इसलिए इंट्रांजिटिव INT इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ आ गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, बाकी डिटेल आप उस पर देख लीजिएगा। मैंने अपना एक लेक्चर दिया है, उसमें क्या कहते हैं, अब YouTube पे अपलोड किया अपना एक लेक्चर, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाई ने पूछा है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे ये सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा ये, वो ये कहते हैं कि सर ये बताइए कि इसमें भी करेक्शन सेंटेंस है हमारे पास। वो ये कहते हैं ही बॉट BOUGHT, ही बॉट ब्लू BLUE ब्लू COLOUR ब्लू कलर SHIRT शर्ट। और कहते हैं सर ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है, लेकिन मेरे बच्चे इसमें जो है ना इजाफी वर्ड है, ये यू नहीं बोला जाता। ठीक है, ये जो कलर है ना बेटा, ये कलर की बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, ब्लू तो होता ही कलर है ना। हम यूं कहेंगे ही बॉट अ ब्लू शर्ट, ब्लू कलर शर्ट, अजीब सी बात है भाई, ब्लू कलर। जिस तरह संगे मरमर का पत्थर, अरे भाई संग बोलते ही पत्थर को है और मरमर उसका नाम है, संगे मरमर का पत्थर। अब बताइए कैसा लगेगा। इसी तरह आबे जमजम का पानी, अब बताएं कैसा लगेगा, आब और पानी। यार ये देखो ब्लू होते ही कलर है, तो ब्लू कलर नहीं बोलते, ये इजाफी वर्ड है, इसकी नीड है। ये हमें डिडक्ट कर देना पड़ता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो बना रहे होते, प्रेस ही कर रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर रहे होते हैं। तो भाई ये वैसे भी नहीं है, ये सेंटेंस यूं सही नहीं बल्कि यूं सही है, ही बॉट अ ब्लू शर्ट, नॉट ब्लू कलर शर्ट। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं व्हाट इज एंटीसीडेंट। उन्होंने पूछा एंटीसीडेंट क्या होता है, ANTECEDENT एंटीसीडेंट। जी बच्चों, ये क्वेश्चन क्या गया है कि एंटीसीडेंट क्या होता है। भाई देख लीजिए, बहुत आसान है, अगर आप वोकैबुलरी वाले मेरे लेक्चर देखते हैं तो उसमें आपको मिला हो, ये जो वर्ड होता है ना एंटी, ANTE एंटी, इसके मायने होते हैं बिफोर के, BEFORE बिफोर, मतलब पहले, इब्तिदा, बिफोर, एंटीसीडेंट। अब देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है, इसको समझा रहा हूं मैं आपको। मींस अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखकर समझाता हूँ, जैसे सपोज मैंने लिखा अहमद AHMED, अहमद
ARRIVED, arrive late, LATE late. देखिए अहमद arrived late because BECAUSE, because traffic, 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 HELD, held him up, traffic held him up. होल्ड की सेकंड फॉर्म में हेल्ड, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो वहां भी पास्ट लगाएंगे. देखिए अहमद अराइव, हम बात किसकी कर रहे हैं? अहमद. अहमद क्या है? नाउन. ओके, NOUN, नाउन. अहमद नाउन है. अहमद अराइव लेट बिकॉज ट्रैफिक हेल्ड हिम. हिम क्या है? ये है प्रोनाउन, ठीक है ना, और ये क्या है? नाउन. अब देखिए एंटीसीडेंट इस प्रोनाउन को, हिम को, ये हिम किसके लिए लगा है? अहमद के लिए लगा ना. इस हिम से पहले बिफोर एंटी हो गया, सीडेंट वो शख्स. अब देखिए एंटीसीडेंट, ये जो हिम है इसका एंटीसीडेंट क्या है? ये नाउन अहमद है. समझ गए? इसी तरह शी का एंटीसीडेंट कोई फीमेल हो सकता है. अब वो कोई भी नाम हो सकता है, यानी वो प्रोनाउन जो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका वो जो नाउन है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाएगा. अंडरस्टूड? एंटीसीडेंट इवेंट्स भी होते हैं जो पहले तयशुदा होते हैं. एंटीसीडेंट प्लान्स भी होते हैं. गेटिंग? समझ आ रही है बात? जो पहले से हो तो इसे एंटीसीडेंट कहेंगे. शी का कोई ना कोई फीमेल होगी, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास. एक क्वेश्चन और किया गया है. कहते हैं कि विच और दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. WHICH, विच, और दूसरा वर्ड उन्होंने कहा है दैट. ये दो वर्ड है, विच, ये दैट. ये जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन, उन्होंने लिखा भी है RELA, रिलेटिव प्रोनाउन. कहते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. तो विच और दैट में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल जब होते हैं तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? आइए इनके डिफरेंस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं. ये यहां तक तो ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है, उम्मीद है नजर आ रहा होगा, ठीक है. ये हो जाएगा इंशाल्लाह. अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस, अब दोनों रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अब सेंटेंस में यहां लिखा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे. सपोज अगर मैं कहता हूं आई हैव अ कार, CAR का, which WHICH, which is, I have a car which is expensive, yeah, which is EXPEN, expensive, which is expensive. I have a car which is expensive. अगर मैं कहता हूं I have a CAR car that is expensive, ठीक है ना. अब देखिए ये जो दैट है और ये जो विच है ये मीनिंग एक ही है, दोनों के एक ही मीनिंग है, लेकिन फर्क क्या है याद रखिएगा. ये विच जो इस्तेमाल होता है ये उस क्लॉज में इस्तेमाल होता है जो कहलाते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज. RESTRA, restrictive, restrictive, CLAUS, restrictive clause. ये होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज. ये क्या होता है अभी बताता हूं. नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, इनमें फर्क है. देखिए जब हम फोकस इस पे करते हैं एसेंशियल, जब हमारे पास एसेंशियल फोकस नाउन पर होता है एसेंशियल, ओके, तो फिर हम विच लगाते हैं. जब हमारा नॉन एसेंशियल फोकस होता है, ये एसेंशियल है, ENCIL, एसेंशियल, ठीक है. इसी तरह ये नॉन एसेंशियल हो जाएगा, TIAL, नॉन एसेंशियल, ठीक है. अब देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जब एसेंशियल होगा यानी लाजमी होगा तो हम विच लगाएंगे, जब नहीं होगा तो भाई इतना फोकस नहीं होगा तो फिर हम दैट लगाएंगे. इसलिए विच और दैट इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो दोनों में भी विच इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट भी, लेकिन दैट और विच ये क्लॉज के लिहाज से रेस्ट्रिक्टिव होता है, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव
क्लॉज में इस्तेमाल, जिसमें नाउन पे फोकस नहीं होता है। इतना एसेंशियल जो है इसमें नाउन है, इसमें इतना नाउन को फोकस नहीं है। गेटिंग? इसलिए हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं लोगों ने माशाल्लाह। देखिए जब कोई क्वेश्चंस करते हैं ना बच्चे या कोई भी, तो रियली आई फील हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि सीखने का रुझान है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसमें टेंडेंसी ऑफ लर्निंग है। टेंडेंसी ऑफ लर्निंग, रुझान को कहते हैं, सीखने का रुझान है। आइए, एक बड़ा ही प्यारा और यकीन कीजिए कि बड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि जो इंशाल्लाह आपके जहनों के दरीचे खोल देगा। देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास एक बहनी ने किया, OPEN, ओपन द डोर। उन्होंने कहा है कि सर बताइए ये कौन सा टेंस है। एक भाई ने क्वेश्चन किया है और पूछा है कि बताइए कौन सा टेंस है। मेरे बच्चे, ये कोई टेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस है, कोई टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वो कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इंपेरेटिव है। वो कहते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। अरे मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस में अगर ये है तो मुझे बता दीजिए कि इसका पास्ट क्या है। ओपन द डोर का पास्ट बता दीजिए, बोलिए क्या है ओपन द डोर का पास्ट। भाई किसी टेंस में नहीं है। देखिए लम्हा, जो टाइम होता है ना, पीरियड, टेंस की डेफिनेशन है कि पीरियड या टाइम जो भी होगा, लम्हा, उसे गुजरना है, वो रुकता नहीं है, गुजरेगा। तो जितने प्रेजेंट होंगे सारे के सारे पास्ट लाजमी बनेंगे भाई। जितने प्रेजेंट है वो सब ने पास बनना है। अगर इसे पास बनना है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो भाई इसका पास बता दीजिए, ओपन द डोर होगा क्या? है नहीं भाई। इसलिए ये कोई टेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर इस्तेमाल होती है इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने से सिर्फ प्रेजेंट टेंस नहीं बनता भाई। फर्स्ट फॉर्म तो न जाने कहां कहां इस्तेमाल होती है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस नहीं, याद रखिएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक भाई है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी अंग्रेजी बता दीजिए सर। सोने पर सुहागा, सोने पर या पे, सोने पे सुहागा, सुहागा। अब बताइए, सोने पर सुहागा, पहले तो उसकी सेंस समझ लीजिए। और एक बात आप तमाम व्यूअर्स को बताता चलूं कि बेटा, किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन पूछ लेने से टीचर्स की नॉलेज का अंदाजा लगाना ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है, अगर उसे वो सेंटेंस नहीं आता तो इसका मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक दो सेंटेंसेस से टीचर को जज नहीं किया जा सकता। ओके, अगर टीचर को जज करना है तो आइए उसके साथ बैठिए और एक वक्त गुजारिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो सामने वाला टीचर कैसा है। ठीक है, एक साहब ने कहा कि इसकी ट्रांसलेशन कर दीजिए, तो आपको मैं एक बेहतरीन टीचर मानूंगा। भैया, अल्लाह का फजल है, बड़े बोल से तौबा, मुझे कोई बेहतरीन टीचर का अवार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तो ये काम अपने रब की रजा और अपने बच्चों तक सही नॉलेज पहुंचाने के लिए करता हूँ। इसमें अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे, जिल्लत दे, ये उसके ऊपर है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वो उसी के ऊपर है। कोशिश आप कीजिए, नीयत आपकी साफ हो, अल्लाह आपको क्यों नहीं इज्जत देगा, नवाजेगा इज्जत से। तो बेटा, मकसद ये है कि मुझे कोई एक्सीलेंट टीचर का अवार्ड नहीं चाहिए भाई। ठीक है, मुझे तो बस सही नॉलेज बच्चों तक पहुंचाना है। सुनिए, ये है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं? ज़रबुल मिसल को कहते हैं। ये मैं अपने एक लेक्चर में बयान कर चुका हूँ। ज़रबुल मिसल होती क्या है? ज़रब बोलते हैं मारने को, का लगाना, चोट लगाना किसी चीज पर, हथौड़ी से मारना, ज़रब। और मिसल बोलते हैं मिसाल, मिसाल के जरिए, अल्फाजों के जरिए ऐसी मिसाल देना कि सामने वाले के दिल पर जाकर लगे, जिसके लिए बात की जा रही है उस पर लग जाए, इसे कहते हैं ज़रबुल मिसल। जब भी तो लोग तड़प जाते हैं ज़रबुल मिसल सुनकर। सोने पर सुहागा, देखिए इसका मतलब क्या होता है? एक तो चीज पहले से ही अच्छी थी और उस पे मजीद उसे अच्छा कर दिया, एडिंग कर दिया आपने कोई, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देख लीजिएगा, सोने पर सुहागा, इसको कहते हैं ICE
ING, आइसिंग ऑन दी CAKE, केक, बहुत आसान। आइसिंग ऑन द केक, एक तो केक, उसके ऊपर से फिर आइसिंग, वाह, तो सोने पर सुहागा, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा ये कि दिन ढलने को क्या कहते हैं? दिन ढलना, मैं बता रहा हूं, दिन के ढलना, दिन का ढलना, या फिर उन्होंने पूछा है कि यार चांद, चांद का ढलना या चांद का घटना, ये पूछा उन्होंने, चांद का घटना, ठीक है। ये दो वर्ड्स उन्होंने मुझसे पूछे, यानी इनकी मीनिंग इंग्लिश क्या होगी? तो बेटा देखिए, इसकी इंग्लिश जो होती है बहुत आसान है, WANE, वैन होती है, ठीक है। वैन का मतलब होता है दिन का ढलना या चांद का घटना, दिन का ढलना या चांद के घटने को हम वैन कहते हैं, इसे वैन कहते हैं, ठीक है। मिल गया आपको इसका आंसर। डिक्शनरीज परचेज कर लीजिए, उसमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन डिक्शनरी अगर परचेज करें तो इंग्लिश टू इंग्लिश कीजिएगा, ओके। एक चीज और बताता चलूं, एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया है, जबकि मैं ये रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्टूडेंट ही हमारा सेंटर का, उसने क्वेश्चन किया कि सर ये जो वर्ड है ईस्ट, EAST, ईस्ट किसे कहते हैं? और दूसरा वर्ड उसने पूछा है WEST, वेस्ट, ये क्या है? देख लीजिए, इसकी एटोमोलॉजी मैं आपको बता दूं, इसकी पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं वर्ड का। देख लिया ईस्ट क्या है। एक्चुअली ईस्ट क्या है बेटा? E फॉर अर्थ, EARTH। भाई ये कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, मेरी अपनी क्वाइंड है, यानी सेल्फ क्वाइंड है। अच्छी लगे, समझ आ जाए तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, E फॉर अर्थ, A फॉर ARISING, अराइजिंग, S for sun, ASUN, sun, और T for TOWARDS, towards, ठीक है। अब देखिए, इसको यूं पढ़ लीजिए, सन अराइजिंग टुवर्ड्स अर्थ, सन अराइजिंग टुवर्ड्स अर्थ, जमीन के उस जानिब से जिधर से सूरज निकलता है, वही तो ईस्ट है, वही तो मशरिक है, उसी को तो मशरिक कहता है, ठीक है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वेस्ट, वेस्ट किसे कहते हैं जी? अभी देखिएगा, W से मैं छोड़ देता हूं, आप खुद बताइएगा। E फॉर ईस्ट, सॉरी, E फॉर अर्थ, EARTH, अर्थ, S फॉर अगेन सन, T फॉर टूवर्ड्स। अब देखिए टूवर्ड्स, अब देखिए W क्या है? बहुत आसान भाई, W जो है यहाँ पर वैन है, WANE, वैन, ढलना, यानी कम होना, घटना, ढलना, गुजरना। अब देखिए, सन वेन टुवर्ड्स अर्थ, सूरज जो जमीन की तरफ गिरता है, ढलता है, हालांकि जमीन में नहीं जाता माय डियर, बस वो गिर रहा होता है, उस वक्त को वेस्ट कहा जाता है। तो ईस्ट और वेस्ट वाला ये क्वेश्चन जो था, ये भी क्लियर हो गया आपको? ये क्वेश्चन ईस्ट और वेस्ट वाला, अंडरस्टूड? ये हमारे कुछ बच्चों ने पूछा था, ये भी आपको क्लियर हो गया, ओके। चंद क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, वेट कीजिए अभी ये देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। ये थोड़ी सी लेंथी हो रही है वीडियो, लेकिन बेटा इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, ये किसी ने पूछा है हमसे कि ये जो ये साइन होता है, कहते हैं कि इस साइन को क्या कहते हैं, ठीक है, इस साइन को क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा है कि सर हमने तो इस साइन को पढ़ा है, ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाता है। सुन लीजिए, मैं जो आज बता रहा हूं, ये साइन क्या है। ये साइन को दोनों अंदाज में कहा जा सकता है, इसको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी कहलाते हैं, और ये QUOTA, कोटेशन
कोटेशन मार्क्स भी लगाते हैं, कोटेशन मार्क्स भी होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी, कोटेशन मार्क्स भी और इन्वर्टेड कॉमास भी। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास कब होंगे, कोटेशन मार्क्स कब होंगे? सेंटेंस देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। जैसे शी said to me, she said to me, comma, I shall go there tomorrow. I shall go there tomorrow. मैं कल वहां जाऊंगा। अब देखिए, अब जो ये हमने यहाँ लगाया ना, ये मुझे ये बताइए कि ये इस वक्त इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क है? मेरे भाइयों, अक्सर सुना होगा कि टीचर कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। नहीं भाई, ये इस वक्त इन्वर्टेड कॉमास नहीं है ये, क्योंकि ये जो बात की गई है ये क्या है, ये कोड है, QUOTE, कोट, QUOTE, कोट। ये कोट है ना भाई, और कोट स्टेटमेंट होती है किसकी, इसकी कही हुई बात है, किसी की कही हुई बात, वो उसकी कोटेशंस होती है, स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो भाई ये कोट है तो इसलिए कोटेशन मार्क है, कि किसी कोट को इसने अपने अंदर बंद किया है, इसलिए कोटेशन मार्क है। अब ये यहाँ पर कोटेशन मार्क होगा, ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक सेंटेंस और है अब इन्वर्टेड कॉमास की एग्जांपल। जैसे सपोज आप कहते हैं, एक पोएम आपने पढ़ी है, बहुत सारी है। जैसे सपोज अंडर द ग्रीनवुड ट्री, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है, UNDER, अंडर द ग्रीन, GREEN, ग्रीन, WOOD, greenwood tree, TREE, under the greenwood tree was written, WRITTEN, written by विलियम शेक्सपियर। मैं शॉर्ट लिख देना, चले लिख देना पूरा, विलियम SHAKESPEARE, विलियम शेक्सपियर। अब देखिए, इसको मैं क्या करता हूं, ये जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, और सॉरी इसमें मैंने ये निशान लगा दिए दो कॉमे, तो इसको इस वक्त कहा जाएगा इन्वर्टेड कॉमास। अब ये आ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्ट कर रहा है भाई, किसी चीज को फोकस कर रहा है यहाँ पर, इसमें स्टेटमेंट नहीं है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास कहलाएगा, और यहाँ पर ये कोटेशन मार्क होगी। अंडरस्टूड, समझ आ गए यहाँ तक? ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आज हमने यहाँ तक किए। उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत कुछ हमने सीखा, समझा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह एक और सेशन रखेंगे, सेशन नंबर 3, क्वेश्चन एंड आंसर्स आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। फी अमानिल्लाह, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।